आज हम जो है इन्हीं मेटल के यूज पे। अब आप सोचिए कि मेटल जहाँ एक तरफ मानव जो है पत्थर का, लकड़ी का और हड्डी का इस्तेमाल कर रहा है, अब उसको मेटल मिल जाता है। तो मेटल जब मिला उसको, जब एक धातु मिली, तब उसकी जिंदगी में कितना चेंज आया होगा। इसने मानव के जो है रहन सहन के तरीके को ही बदल दिया। कैसे बदल दिया? क्योंकि जब तावा ढूंढा, उसके बाद उसने तांबे से कांसा बनाया, फिर उसने लोहा ढूंढा। पहले जो हथियार, जो उसके औजार जो थे, पहले जो पत्थर के थे, वो अब तांबे के होने लगे, फिर कांसे के बनने लगे, कांसे के बाद फिर लोहे के बनने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब चेंज आता रहता है। और जब उसके औजार, उसके हथियार सब जब लोहे के हो गए, तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। लोहा जो इतने साल पहले खोजा गया, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तांबा भी है, कांसा भी है, लेकिन लोहा अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसकी अगली खोज स्टील। लोहे की जो शुद्ध फॉर्म है, जो स्टील निकली। स्टील कहीं ना कहीं आप देखिए कि हर घर में, हर इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा, अहम हिस्सा बनी हुई है। हमारे बर्तन स्टील के हैं, हमारे रेलिंग्स स्टील की हैं, बहुत सारी चीजें जो आप देखिए, अपने आसपास नजर घुमा के देखिए, आपको स्टील की कोई ना कोई चीज अपने घर में ही नजर आ जाएगी। तो इस तरीके से मानव की जिंदगी में जो है बहुत चेंज आ गए। और आज हमारा जो विषय है वो है सिविलाइजेशन, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यताएं और लौह युगीन सभ्यताएं। तो कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता कौन सी? जो हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद लोह युगीन सभ्यताएं कौन सी है? यूनान की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, ईरानी सभ्यता और भारत की सभ्यता, जो हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। अब हम बात सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कांस्य युगीन सभ्यताओं से। कांस्य युगीन सभ्यता, जैसे मैंने कहा कि हमने सबसे पहले पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था मानव। पत्थर का इस्तेमाल करते कर में जो है, हमने उसको स्टोन एज कहा। हमने उसको स्टोन एज क्यों कहा? कि जितने भी जो मानव है, उसका पूरा जो हथियार है, जो उसके औजार है, जो उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं पत्थर के इर्द गिर्द है, तो इसलिए उसको स्टोन एज कहा गया। अब स्टोन एज को जो है तीन भागों में बांटा गया। पहला पैलेयोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा न्यूलिथिक। अब न्यूलिथिक में जो है, हम देखते हैं कि उसके अंत में, यानी कि जब खेती बाड़ी करने लगा, एक जगह रहने लगा, उसके अंत में हमें दिखाई देता है कि मानव ने जो है एक धातु की खोज कर ली। और वो धातु कौन सी है? सबसे पहली जो धातु है वो है तांबा। तांबा जब उसने खोज लिया, उसके बाद तांबा और पाषाण पर आधारित जो सभ्यताएं थी, वो ताम पाषाणिक सभ्यताएं कहलाई। और तांबे से ही जो है बाद में उसने उसमें टिन मिला के कांसे का आविष्कार किया। कांसे की जो खोज है वो भी इसी सब टाइम में हमें मिलती है, तो इसलिए इन्हें कांस्य युगीन सभ्यताएं भी कहते हैं। अब कांसा और तांबा आ गया जिंदगी में, तो कांसे और तांबे ने एक हद तक मानव की जिंदगी से लकड़ी और हड्डी और जो पत्थर है, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी उपयोगिता खत्म करके धातु ने उसकी जगह ले ली। तो उनकी जिंदगी में हम देखते हैं बहुत सारा चेंज हमें नजर आता है, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक। हमें कई तरह के चेंज हमें इस धातु के उपयोग से हमें देखने को मिलते हैं। और ये वो समय था जब पहली बार हम देखते हैं, इस समय में पहली बार जो है नदी घाटियों में नगर आधारित जो थे सभ्यताओं का उदय हुआ। और ये नगर जो थे व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए। और आगे चलकर राज्यों और साम्राज्यों में यही नगर जो है का हम देखते हैं कि उदय होता है। प्राचीन काल में जो लोगों ने जो है मानवता को सबसे बड़ा योगदान जो है, इन सभ्यताओं का विकास होना ही प्राचीन मानव का सबसे बड़ा योगदान है मानवता के लिए। और हम कांस्य युगीन सभ्यताओं की बात करें, तो हमने बताया कि कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया, चीन में, और हमें जो है मिस्र में और भारत में मिलती है। तो सबसे पहले हम मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करेंगे। मेसोपोटामिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नदियों के बीच की जगह। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदियों के बीच की जगह। ये दलजो और फरात, यानी कि दो रिवर्स हैं, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स, उसके बीच का जो स्थान है वो मेसोपोटामिया कहलाता है। ये इराक में है। इस अच्छा, आपके जहन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि जितनी भी सभ्यता है वो मतलब जितनी भी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई? नदी के किनारे विकसित होने का रीजन है कि जितनी भी सभ्यताएं थी वो कृषि पर ज्यादा आधारित थी।
और कृषि के लिए हमें क्या चाहिए? उपजाऊ जमीन और सिंचाई के लिए पानी। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, पानी और उपजाऊ ज़मीन। तो नदियों से हमें पानी मिलता है और उपजाऊ ज़मीन भी, मतलब जो मिट्टी है, उर्वरक जो मिट्टी है, वो भी नदियों से हमें मिलती है। सेम बात हम मेसोपोटामिया में देखते हैं कि जो ये जो 2 नदियाँ थी, दलजा और फरात, इन यानी कि टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इसमें हर साल जो थी बाढ़ आती थी। जब बाढ़ आती थी, तो जो मिट्टी थी, वो अपने साथ बाढ़ मिट्टी लाती थी और मिट्टी किनारों पर जमा हो जाती थी और मोटी-सी एक लेयर जम जाती थी। वो लेयर जो है बहुत फर्टाइल होती थी, उसकी उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी और जिस वजह से हम ये देखते हैं कि उनकी उर्वरक शक्ति ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कृषि अच्छी होती थी। अब कृषि अच्छी होने लगी तो ज़ाहिर-सी बात है जनसंख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जब खाने के लिए सामान है, खाने के लिए चीज़ें हैं, तो वहाँ पे और भी तरह के हम देखेंगे कि काम और भी तरह के आने लगेंगे। जैसे कि एक परिवार के लोग हैं, तो वो अब कृषि कर रहे हैं, सभी कृषि क्यों करें? कुछ लोगों ने और काम करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से हमें जो है बहुत सारे जैसे लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर, बढ़ई, ये लोग भी हमें, ऐसे दस्तकार भी हमें देखने को इस सभ्यता में मिलते हैं। ये अपनी ज़िंदगी कैसे चलाते थे अगर ये कृषि नहीं करते थे? ये क्या करते थे कि अपनी बनाई हुई चीज़ें अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बेचते थे। वो अपना सामान बेचते थे और अपनी ज़रूरत का सामान जो अनाज है वो रिटर्न में लेते थे। तो इस तरीके से सब लोगों का ज़िंदगी कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ चल रही थी। ये मेसोपोटामिया के लोग, जैसे हमें हड़प्पा सिविलाइज़ेशन से के जो अवशेष हैं उनसे पता चला है कि मेसोपोटामिया के लोग जो थे भारत से ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह का व्यापार करते थे। अब ये एक्सक्यूज मी मैम। क्योंकि ह हेलो? मैडम एक लर्नर हैं, जी। अंजलि, दिल्ली से ही। वो पूछ रही हैं कि ये जो अभी आप बता रही हैं, ये क्या ये सब प्री हिस्टोरिक पीरियड में था? प्री हाँ। हिस्टोरिक पीरियड एग्ज़ैक्टली प्री हिस्टोरिक पीरियड में था, क्योंकि जिसका भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, जिसका भी प्री हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जिसका रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। और जब रिटन रिकॉर्ड्स जहाँ से हमें स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये जो है, ये इनका हमारे पास रिटन में रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास लिपि है, लेकिन हम उसको, जैसे हड़प्पा की लिपि, हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो मेसोपोटामिया के साथ जो भारत का जो व्यापार है, उसका हमें ऐसे ही पता चलता है कि जो हड़प्पा की कुछ सील्स और मोहरें जो है हमें मेसोपोटामिया में मिलती हैं और मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें हमें जो है हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, क्योंकि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। और प्री हिस्टोरिक पीरियड वही कहलाता है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स नहीं, यानी कि जहाँ तक स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई है, वो सब प्री हिस्ट्री में आता है। अंजलि जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अब हम जी मैडम, इस आगे बढ़। हल जी जी, आगे प्रमोद जी, बढ़। कुछ और क्वेश्चन है? नहीं जी, आगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच अंजलि जी, आपको आपका सवाल का जवाब मिला होगा। अब हम अपना आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मेसोपोटामिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे और वो ये लोग जो थे व्यापार समुद्री और जो ज़मीनी दोनों तरीके से करते थे और इसके साक्ष्य हमें हड़प्पा की जब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज़, हड़प्पा में जो एक्सकवेशंस हुए आर्कियोलॉजिकल, उनसे हमें ये पता चलता है। ऐसे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल कुछ हमें सील्स, जो जो एक्सकवेशन में हमें कुछ सील्स हड़प्पा की मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिली और मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें हमें हड़प्पा में मिली हैं। अगर आप सोचें कि उस ज़माने में लोग परिवहन कैसे के लिए क्या यूज़ करते होंगे? क्योंकि इस समय तक पहिए का आविष्कार हो गया है। तो क्योंकि ये सब जो है बाद में न्यूलिथिक एज के बाद की बात हम कर रहे हैं। अब पहिए का आविष्कार हो गया है, तो अब इस ये लोग जो है कार्ट्स, वैगन्स, बोट्स एंड शिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। और मेसोपोटामिया, जैसे मैंने कहा कि लिखने की कला जो थी सबने विकसित कर ली थी। पोटामियंस ने भी जो है लिखने की कला से वो परिचित थे और उनकी जो लिपि थी वो मतलब चित्रों से मतलब संकेतिक थी, या ये कह सकते हैं कि संकेतिक चिन्हों या चित्रों का समूह थी। जैसे प्रॉपर अल्फाबेट्स हमारे आते हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं, ऐसी लिपि नहीं थी। उनके कुछ चित्र थे। और आप अपनी सोशल साइंस की किताब खोल के देखिए, उस चैप्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की सोशल साइंस की किताब देखिए या नेट पे सर्च किया कीजिए। अगर आप एनएस के स्टूडेंट नहीं तो नेट पे सर्च कीजिए। तो इनकी जो लिपि थी वो कुछ सांकेतिक चित्रों का समूह थी, या इसे हम जो है चित्रों का समूह भी कह सकते हैं,
इसको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते थे। CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये कुछ इसमें चित्र से बने हुए होते थे। और ये क्या करते थे, दे ड्रॉ वेज लाइक लाइंस, वेज लाइक लाइंस ड्रॉ करते थे, इसलिए इनको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाता था। मेसोपोटामिया की हम बात करें, उनकी शहरी जिंदगी के बारे में बात करें, तो उनके शहर जो थे पहले छोटे छोटे राज्यों के समान थे। और उनके प्रशासन वर्ग, अगर हम बात करें उनके प्रशासन वर्गों में प्रीस्ट, राजा और अरिस्टोक्रेट्स, ये उनके जो प्रशासन वर्ग था वो ये था। इसके अलावा समाज में हमें जो व्यापार सौदागर का जो ग्रुप है, वो आम आदमी और गुलाम भी हमें मेसोपोटामिया के समाज से मिलते हैं। अब हम मेसोपोटामिया के धर्म की बात करते हैं कि उनका धर्म क्या था, क्योंकि धर्म हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कहते हैं महत्वपूर्ण इकाई है, या ये कह सके धर्म हमारे समाज की महत्वपूर्ण चीज है। कि धर्म क्या था उनका मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनके देवी देवताओं में हमें आकाश का देवता, हवा का देवता, हमें सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, हमें प्रजनन की देवी, हमें प्रेम की देवी, और हमें युद्ध का देवता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ये देवता हमें इनके धर्म, अगर हम धर्म देखें तो इन देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। इसी प्रकार बहुत से ऐसे देवी देवताओं के जिक्र मिले हैं जो जिनकी ये लोग पूजा करते थे। ये शहर हर शहर का भी एक संरक्षक देवता होता है। पहले मेसोपोटामिया में कि कोई शहर है तो उसका एक संरक्षक देवता अलग से, जैसे आजकल आप लोग जानते होंगे कुल देवी जैसे होती है, शायद इस यही कंसेप्ट होगा कि हर शहर का एक संरक्षक देवता। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुल देवी का भी शायद यही कंसेप्ट है कि हमारे कुल की देवी है। ऐसा इनका होगा कि हमारे शहर का ये संरक्षक देवता है। उस चीज से कहीं ना कहीं हम इसको आज की जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं। यह हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से मेसोपोटामिया के अगर हम कला की बात करें, मेसोपोटामिया सभ्यता की, तो इन्होंने बहुत सारे खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया। ये भी हमें मिलता है। और निर्माण कौन लोग करते थे? किसान, या जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे लोग, वो लोग निर्माण का काम करते थे। और ज्यादातर जो होते थे वो युद्ध में जो बंदी बनाए लोग होते थे, उनसे ही ये काम कराया जाता था। अब दूसरी सभ्यता कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ब्रॉन्ज एज सभ्यता, वो है मिस्र की सभ्यता। इसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। मिस्र जो है नील नदी का एक तोहफा मानी जाती है। इसे कहते हैं कि नील नदी का तोहफा है मिस्र। और यहाँ भी ये जो है सभ्यता एक नदी के किनारे ही फैली, जिसे नील नदी का, मैंने कहा कि मिस्र को नील नदी का तोहफा कहते हैं। और ये नील नदी के किनारे ही ये पूरी सभ्यता फली फूली। यहाँ भी वही था कि बाढ़ आती थी हर साल, बहुत सारी बाढ़ के साथ मिट्टी बह के आती थी। वो मिट्टी जो है किनारे पे जमा हो जाती थी और एक मोटी लेयर जम जाती थी। और वहां से वो लेयर जो थी बहुत ही फर्टाइल होती थी, और जिससे हम जो इस समय इन लोगों की कृषि बहुत अच्छी होती थी। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पे भी सभ्यता का में भी यही रीजन रहा है कि ये नील नदी के किनारे बसी है। यहाँ पे जो थी बारिश कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे यहाँ के लोग अच्छी कृषि कर लेते थे। उसका रीजन शायद जो मैंने पहले बताया कि फर्टाइल लैंड, जो बहुत ज्यादा उर्वरक भूमि, जो मिट्टी बह के आती थी बाढ़ में, वो शायद उसका रीजन रही होगी कि ज्यादा कृषि होती थी। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने सिंचाई की बहुत सारी प्रणाली जो थी विकसित कर ली थी, क्योंकि सिंचाई के थ्रू ये उस लैंड को मतलब उस लैंड में खेती कर सकते थे। ईसा पूर्व 3100 तक हम देखते हैं कि मिस्र एक राजा के अधीन आ जाता है। और राजा की सहायता के लिए बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं। और मिस्रवासी जो राजा को भगवान कह का रूप मान मतलब भगवान मानते थे। मिस्रवासी जो थे राजा को भगवान मानते थे। और उन्हें फराव कहते थे। और वो ही कहते थे कि और फराव की सेवा के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। ये राजा के लिए कर भी इकट्ठा करते थे। अगर हम पुरोहितों का यानी कि प्रीस्ट क्लास का देखें तो समाज में बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था। कस्बे और शहर में एक मंदिर होता था जो खास देवता को समर्पित होता था। जैसे कि मेसोपोटामिया में हमने देखा कि हर शहर का एक अपना देवता होता था, उसी प्रकार यहाँ पे एक मंदिर होता था जो उस खास शहर का खास देवता को जो है सम्मान किसी एक पर्टिकुलर देवता के सम्मान में बनाया जाता था।
तो हमें ये सिमिलरिटी यहाँ भी मिस्र की सभ्यता में भी देखने को मिलती है। उसी तरीके से ये लोग भी, इन्होंने भी अपनी एक लिपि इजाद कर ली थी, और ये लोग जो थी, इनकी जो लिपि जो थी वो चित्र लिपि थी, मतलब चित्र बनाते थे। आप किताब खोल के देखिए सोशल साइंस की, उसमें दोनों जो मैंने पहले बताई मेसोपोटामियन की लिपि और जो ये मिस्र की यानी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लिपि है, इसका चित्र दे रखा है। आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की ये लिपि ये लोग लिखते थे। और ये लोग समुद्री और जमीनी दोनों तरीके से व्यापार करते थे। और मिस्र में जो हम देखते हैं संग तराश, और संग तराश में जो पत्थर का काम, पत्थर को जो तराशते हैं, बढ़ई, लोहार, चित्रकार, कुम्हार जैसे कुशल मजदूर भी हमें इनके भी वो मिलते हैं कि ये लोग वहां पे थे, समाज का एक हिस्सा थे। प्राचीन मिस्रवासी जो थे, हम देखते हैं कि वो लेखा गणित का उन्हें अच्छा ज्ञान था, और उन्होंने नापतोल की भी अच्छी खासी जानकारी थी। फराओ में ही हम देखते हैं कि महान स्मारक पिरामिड्स, लर्नर्स आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, जो वंडर्स हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो पिरामिड्स भी जो मिस्र के राजा थे फराओ, उन्होंने ही बनवाए थे। और मिस्र के लोग जो थे ऐसा यकीन करते थे कि जो है मतलब जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन में, वो उन लोगों का यकीन था कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है। इसीलिए उन्होंने अपने जो उनके शव थे उनका संरक्षण किया, और जिसको मम्मी कहते हैं। मम्मी आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए या देखिए, तो मम्मी होती है जिसको जो पूरी की पूरी बॉडी जो है तरह तरह के लेप लगा के संरक्षित की जाती है। और पिरामिड्स में हम देखते हैं वही ममीज रखी हुई हैं, और ये अपने राजाओं की शवों को संरक्षित करते थे, उसकी मम्मी उसे जैसा मम्मी कहते हैं, उसको वो पिरामिड्स के अंदर रखते थे। तो एक्सक्यूज मैम। ये जो, हेलो, हाँ मैम, एक आप, लर्नर है पल्लवी, वो जी, पूछ रही क्या इस एज को स्टोन एज भी बोलते थे? स्टोन एज भी इसी एज को माना जाता था? इस एज को स्टोन एज, हाँ, नहीं, जो ये अभी आप स्टोन एज बता है। रही हैं। जी, देखिए स्टोन एज जो है वहीं वहीं पे खत्म हो जाती है, जब स्टोन एज के मैंने बताया कि 3 एज हैं। स्टोन एज 3 एज हैं, जिसमें जो है स्टोन एज जिसमें स्टोन एज के 3 डिवीजन है, सॉरी, जिसमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो उसमें क्या है, वो जो स्टोन एज हम उसको कहते हैं जो पूरी एज जो है स्टोन के औजारों पर निर्भर करती थी, यानी कि उसमें सिर्फ स्टोन के ही औजार बनाए जाते थे, उसको ही हम स्टोन एज कहते हैं। अब तो औजार जो है हमें लोहे के और कांसे के, और हम खेती भी करने लगे हैं, ये सब चीजें भी। स्टोन एज सिर्फ आप देखेंगे जो नव पाषाण काल है यानी कि न्यूलिथिक एज है, वहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो औजार हैं वो और चीजों के बनने लगते हैं। तभी तो ये कांस्य युगीन सभ्यताएं और लोह युगीन सभ्यताएं कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोन को रिप्लेस कर दिया गया है लोहे से और कांसे से और कॉपर से। स्टोन एज वो है जो जिसमें पूरा जो मतलब जो उनके औजार है, उनकी जिंदगी है, उनकी सब कुछ जो है स्टोन के ऊपर आधारित है, और इसलिए उसको स्टोन एज कहा जाता था। पल्लवी, आई थिंक पल्लवी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। ये जो है, हम कह सकते हैं कि ये चालकोलिथिक कल्चर जब आया, यानी कि धातु युग जब शुरू हुआ, उसके बाद की चीजें हैं, और ये जो है स्टोन एज में नहीं आता है। मैं आगे प्रमोद जी करूं, अगर सवाल का जवाब मिल गया हो तो। मैं जैसे बता रही थी कि पिरामिड्स भी जो है मिस्र के राजाओं ने ही बनवाया, और उसमें वो लोग अपनी राजाओं की मम्मी रखते थे। और आप मम्मी नेट पे सर्च करिए कि क्या होती थी, और पिरामिड्स जो थे इन लोगों ने ही बनवाए थे। अब अभी तक हमने बात की मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन पे, फिर हमने बात की मिस्र की सिविलाइजेशन पे, अब हम बात करेंगे चीनी सभ्यता यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन पे। सबसे पहले जो ये सभ्यता भी जो है, नदी जो है, चीन की सभ्यता भी जो है, उत्तरी चीन की जो में जो नदी है हुआंगहो, उस नदी घाटी में फली फूली ये सभ्यता भी। और इसके सबसे पहले शासक जो थे वो शासक जो थे शांग रूलर्स थे। वो 1523 बीसी से लेकर जो है 1122 बीसी तक वो शासन करते हैं। और शांग शासकों के पास अनेक अधिकारी होते थे जो राजाओं के राजपाट में मदद करते थे। लेकिन चाओ शासकों ने जो था शांग शासकों यानी कि 1122 ईसा पूर्व में जो था, शांग शासकों की सत्ता पलट दी थी। लेकिन उसमें भी कोई भी चाओ शासक इतना शक्तिशाली नहीं था जो पूरे राज्य पे कब्जा कर सके। उन्होंने उत्तर से होने वाले हमलों से अपनी सुरक्षा के लिए जो है
मतलब उन्होंने जो नगर थे उसके आसपास जो है पूरी दीवार खिंचवाई और बड़े-बड़े मजबूत किले बनवाए ताकि जो है उन अपने उत्तर से जो है जो हमले होने उस पे जो है वो क्या कहते हैं मतलब उससे वो सुरक्षा पा सके। और चाओ शासकों के काल में हम जो देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और यहीं पे जो है कांस्य युग का हमें अंत दिखाई देता है कि जब ये लोग चाओ शासक जो है लोहे का इस्तेमाल करने लगते हैं तो यहाँ पे कांस्य युग जो है संपन्न हो जाती है। लोहे युगीन यानी कि आयरन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो आयरन का प्रयोग जो है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हुआ है। तो आयरन सिविलाइजेशन भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग समय में आई है। जैसे एक साथ सब जगह लोहे का इस्तेमाल हमें दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो चाओ के बाद जो है ईसा पूर्व 221 में जो है चिन शासक आ जाते हैं। वो क्या करते हैं उन्होंने जो अरिस्टोक्रेट से उनकी ताकत को कुचल दिया और उन्होंने पूरे चीन को जो है साम्राज्यों में अनेक सब पूरे राजा को साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बाँट दिया और उसमें हर प्रांत में एक शासक उन्होंने नियुक्त कर दिया और उन्होंने पूरे साम्राज्य में समान भाषा, समान कानून और समान नाप-तोल अपनाने की कोशिश की। और चिन शासक ही ऐसे थे जो चिन किंग्स थे, उन्होंने जो है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो बनवाई थी। कितनी बड़ी वॉल है और जो भी वंडर्स जो हमारे वंडर्स हैं, उसमें भी उसका नाम आता है। तो जो चिन शासक थे, उन्होंने और ये सवाल भी पूछा जाता है कि किन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किन शासकों ने बनवाई थी, तो चिन शासकों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी। इस तरह के कभी-कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के सवाल आते हैं। और चिन शासक के बाद जो है हम देखते हैं कि वहाँ हान शासक वंश आता है, उसने 220 ईसा पूर्व तक जो है चीन पर राज किया। और चीन के लोग अगर हम इनके धर्म की बात करें क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि धर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी समाज को या किसी भी संस्कृति को समझने के लिए। तो ये लोग भी जो थे अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे और ये प्रकृति अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। अब एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं हम लोग, उसके बाद ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आप लोगों से और आज हम चर्चा कर रहे हैं जैसे कि आयरन एज सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन और मैं आप लोगों से कॉल करूँगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी सॉरी कि आप लोग sdmis.ac.in पे लॉगिन करें और सवाल पूछें और जिन्होंने सवाल पूछे उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे सवाल पूछे। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जागे मंजिल आने की ध्वनि सुने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम Learners, welcome back after this short break. Over to you, ma'am. थैंक यू प्रमोद जी। आप सभी का पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन विश्व, और उसमें हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और आयरन एज सिविलाइजेशन पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के तो हमने बात कर ली कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कौन कौन सी है पूरे विश्व में, और अब हम बात करेंगे लौह युगीन सभ्यता यानी कि आयरन एज सिविलाइजेशन पे। आयरन एज सिविलाइजेशन जो है हम कौन कौन सी है, यूनान में है, रोमन में है, और ईरानी सिविलाइजेशन है, और हम जो है भारत की जो सिविलाइजेशन है उस पर बात करेंगे। लौह युगीन सभ्यता क्या होती है? जब लोहे का उपयोग शुरू हो गया, और उसे जो है हम लौह काल कहते हैं। कम से कम 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, और इससे ही हम लौह युग कहते हैं। और लौह युग जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर जगह एक साथ नहीं आया, अलग अलग जगह पर लौह युग जो है आता है। और जैसे लोहा आता है तो वो लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक तरह से चेंज ला देता है। चेंज क्यों ला देता है? क्योंकि जो कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं उसमें लोग कांसा और तांबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांसा और तांबे के जो औजार हैं वो उतने मजबूत और उतने लचीले नहीं है, या ये कह सकते हैं उतने शार्प नहीं है, लेकिन वो बनिस्बत जो पत्थर के औजार है उनसे अच्छे हैं, लेकिन उतने शार्प और इतने लचीले नहीं है। अब जैसे लोहे का आविष्कार हो जाता है तो लोहे के आविष्कार से हम ये देखते हैं कि मजबूत कुल्हाड़े बनती हैं, कुल्हाड़ियां मजबूत बनती हैं, वो बहुत शार्प भी होती हैं, लचीली भी होती हैं, जल्दी टूटती नहीं है, और उनसे जो है बड़े बड़े जंगल साफ करे जा सकते हैं। और कांसे और तांबे से जो है वो मतलब उतनी मजबूत नहीं है, तो वो उनसे छोटे छोटे पेड़ ही साफ काटे जा सकते हैं। लेकिन जब लोहा आ जाता है तो उससे बड़े बड़े जंगल जो है हम देखते हैं, बड़े बड़े जंगलों की सफाई हो जाती है, और बहुत ज्यादा लैंड मिल जाती है रहने के लिए और जो है कृषि करने के लिए। लोहे का इस्तेमाल जब आता है तो हम देखते हैं कि उससे परिवहन में और संचार में भी बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। पहिया ऑलरेडी नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि पहिया आ जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, लेकिन जब पहिए की खोज हो जाती है उसके बाद पहिए में अब जो है लकड़ी की जगह जो है इसकी लोहे की कीले और लोहे की पूरी चादर जो है से जो है उसको वो किया जाता है, तो पहिया भी मजबूत हो जाता है। और नाव बनाने में भी हम देखते हैं कि लोहे के कीलों का इस्तेमाल हो जाता है, और चादरें व्यापक जो है तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं। नए हथियार भी इसी युग की देन है, जिसमें जो है तलवारें, बल्लम, भाले, ये सब भी जो है इसी युग की हमें देन है, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल अच्छे से होने लगा है। लौह युग का सर्वाधिक मैम महत्वपूर्ण अगर हम विकास कहें वो क्या है कि अक्षर एक्सक्यूज मी मैम। जी प्रमोद जी बताएं। मैम एक लर्नर है अभिषेक हिमाचल प्रदेश से, जी वो पूछ रहे हैं कि अभी आपने बताया था कि इस सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट मौजूद था, जी तो हम इसको फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्यों लेते हैं? आपने तो बोला था कि जिसका स्क्रिप्ट है तो उसको हम, जिसका स्क्रिप्ट नहीं है उसको हम प्री उसको हिस्टोरिक में प्री रहते हैं। हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। या अच्छा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अक्सर कंफ्यूजन होता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि उन्होंने स्क्रिप्ट खोज ली थी, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हम ये बताते हैं कि वो लोग लिखना जानते थे, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं।
आप समझ रहे हैं? जो स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए हैं, जब हम स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, उसके बेस पे हम कैसे हिस्ट्री राइटिंग कर सकते हैं? हम इस समय की हिस्ट्री राइटिंग जो है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के ऊपर ही कर रहे हैं। हम उनकी जो उन्होंने जो लिखा है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम उसको जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। क्योंकि वो लिख रहे हैं, वो जरूर लिख रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके पास स्क्रिप्ट है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बस यही रीजन है कि उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। जी मैम आपको मैम एक और है क्वेश्चन। जी बताएं। नगमा का है, ये जम्मू से जी पूछ रही हैं जी। कि हु वाज टॉलेमी? टॉलेमी कौन थे फिर? टॉलेमी जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, जियोग्राफर भी थे, और ये एस्ट्रोलॉजर भी थे, और ये कहें तो ये जो अलेक्जेंड्रिया सिटी में रहते थे, और ये ग्रीक से थे, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे ये। और ये मतलब उसी टाइम में हमें मिलते हैं, और ये इनका मैथमेटिक्स के फील्ड में काफी योगदान था। जी नगमा, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कुछ और सवाल प्रमोद जी? नहीं मैम, आ गया। अच्छा अच्छा। तो हम बात कर रहे थे किसकी की, हम बात कर रहे थे लौह सभ्यताओं की। तो सबसे पहले हम सभ्यता लेंगे इसमें यूनानी सभ्यता, यानी कि ग्रीक सिविलाइजेशन। और इत्तेफाक से ग्रीक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया कि टॉलमी कौन थे। तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी 2000 वर्ष पहले जो थी यूनान में विकसित हुई। नगर योजना जो नगर राज्यों का विकास जो थी इस सभ्यता की अनूठी विशेषता थी। हर नगर में जो था सुरक्षा की दृष्टि से दीवारों से घिरा हुआ था, और नगर के अंदर एक पहाड़ पर जो था एक किला होता था, जिसे एक्रोपोलिस कहते थे। एक्रोपोलिस उसे कहते थे जो नगर के अंदर एक पहाड़ था, उसके ऊपर जो किला होता था, उसे हम इसे एक्रोपोलिस कहा जाता था। इसके सबसे प्रसिद्ध जो समाज थे वो इसका सबसे प्रसिद्ध जो थे नगर जो थे वो एथेंस और स्पार्टा थे। और एथेंस जो लोग जो थे वो काफी धनी थे, और ये लोग जो थे काफी कल्चर्ड थे। और हम देखते हैं कि एथेंस की जो समाज था वो जो था गुलाम श्रम आधारित था, लेकिन जो नागरिक थे उनके लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। और हम देखते हैं कि पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे अधिक शक्तिशाली थी और सबसे अच्छी थी। और स्पार्टा में कोई लोकतंत्र नहीं था, वहां सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी लोगों से कि वो अपने वरिष्ठ लोगों की आज्ञा का पालन करें। और हम ये देखते हैं कि स्पार्टा और एथेंस जो ये नगर है, इनमें आपस में बहुत ही प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन जब इन पे डेरियस प्रथम और जर्जस ईरान की जो ताकतवर जो लोग थे वो उस पे जब लड़ाई लड़ते हैं, तो ये दोनों मिलकर जो है उनका सामना करते हैं। और स्पार्टा के और हमें फिर ये भी देखने को मिलता है कि स्पार्टा और एथेंस के बीच लगभग 27 साल जो युद्ध चला, पेलोपोनेशियाई, उसमें एथेंस की जीत हो जाती है, उसमें एथेंस हार जाता है, सॉरी, उसमें एथेंस हार जाता है। प्राचीन अगर हम इनकी कला की बात करें तो प्राचीन यूनानी जो थे कला, विज्ञान, साहित्य, मूर्ति कला में बहुत आगे थे, इसलिए यूनान को ही जो है पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। ये लोग बहुत इरानियन कल्चर वगैरह आप देखते हैं कि ये ग्रीक यूनान की जो कल्चर है, ग्रीक की जो कल्चर है, बहुत ही कला जो है बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत बहुत बड़े जैसे लोग हुए, जैसे सुकरात यहीं से हैं, अरस्तु यहीं से हैं, प्लेटो, जिनके जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जिनके ग्रंथों का आज भी जो है अध्ययन किया जाता है। अभी भी हम लोग उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। हेरोडोटस है, यूक्लिडाइसिस है, फेमस हिस्टोरियंस हैं, और इसी तरीके से आर्किमिडीज हैं, अरिस्टार्कस हैं, और डेमोक्रिटस हैं, जो महान वैज्ञानिक थे। और इलियड एंड ओडिसी जो महाकाव्य है, उसके जनक होमर भी यहीं से हैं। तो ये इस तरह की चीजें से हमें ये मालूम चलता है कि ये लोग कितने हर फील्ड में कितने आगे थे। इनको हम देखते हैं कि इनको वास्तुकला में भी महारत हासिल थी। उन्होंने अनेक सुंदर मंदिर और महल बनवाए। ईसा पूर्व 776 में शुरू में हुए ओलंपिक गेम्स, जिन्हें ओलंपिया जगह पर हर 4 साल पर खेलों के देवता जियस के सम्मान में होते थे। उसके बाद ही हम देखते हैं आज भी ओलंपिक गेम्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो देवी देवता है वो ओलंपस पर्वत एक था, उस पर रहते थे, क्योंकि उन्होंने उनका यूनानी का ये जो था वो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनमें विश्वास रखते थे, और उनका ऐसा मानना था कि ये देवी देवता ओलंपस पर्वत पे रहते हैं और उस पर वास करते हैं। किसान, अगर इनकी फसलों की बात करें कि किसान कौन कौन सी फसलें इनके उगाते थे, तो हम देखते हैं कि मुख्यतः अंगूर, जैतून और
खाद्यान्न पदार्थ उगाते थे, और शराब और जैतून का तेल इनके महत्वपूर्ण उत्पादन थे। मैम, यूनानी और जी आपको यहाँ रुकना चाहूंगा। हमारे सेकेंडरी के काफी लर्नर्स देश के जी कोने कोने से जुड़ रहे हैं जी और बहुत सारे बहुत अच्छी सवाल बात आ है। रहे हैं। जी उनमें से जी एक मिली हैं, जो जी मिली रानी डे जी वेस्ट बंगाल से। वो पूछ रही हैं कि रोडेशियंस कौन थे? हु वर द रोडेशियंस? रोडेशियंस कौन थे? हाँ, ये क्या अ, इससे रिलेटेड है? इससे जो आज हम पढ़ा रहे हैं, हम सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है जब जो मानव सभ्यता का विकास। कोई बात नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिली, रोडेशियंस कौन थे? रोडेशियंस जो जाम्बिया था, जो जाम्बिया को पहले रोडेशिया, नॉर्दर्न यूडेशिया मतलब रोडेशिया कहते थे, और जो जाम्बिया जो इलाका है उसे रोडेशिया कहते थे, और वहां पे जो ह्यूमन स्कल्स मिले हैं, उस वजह से उन्हें जो है रोडेशियंस मैन कहते हैं। मिली, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। मैं शायद सवाल का जवाब देने में सही मैंने जवाब दिया है। और मैम, भी कुछ एक और जी क्वेश्चन है। जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड दिस नियोलिथिक गार्डन्स अपीयर्स फर्स्ट? ये ये क्वेश्चन सबसे आया पहले मध्य प्रदेश से, स्वाति जी हैं। स्वाति जी, नियोलिथिक गार्डन्स मतलब गार्डन्स शायद वो जो खेती किसानी है उससे रिलेटेड है। और ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये स्टार्ट होता है 10,000 BC में, और ये हमें मिडिल ईस्ट में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। और बहुत अच्छा है कि आप तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे भी हटके पूछ रहे हैं। और आपको अपने स्वाति, आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आप इस सवाल से सहमति रखती होंगी। प्रमोद जी, कोई और सवाल? नहीं मैम, इससे पता चलता है कि हमारे जो लर्नर्स है हर कोने से जुड़ गए हैं जी और अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी जारी रखे हुए हैं। जारी रख रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने पहले का प्रोग्राम देखा है, तो जो हाँ उनके हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, जो उन्होंने, क्योंकि आज हम जो बात करें वो सिविलाइजेशन की बात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे सिविलाइजेशन से रिलेटेड सवाल आप हमसे नेक्स्ट उसमें भी पूछ सकते हैं। जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हम दे सकते हैं। और शायद जवाब से आप संतुष्ट भी हैं। और अगर आपको अभी भी कुछ और सवाल पूछना है तो sdms.ac.in पे लॉगिन कीजिए, या जो आपकी स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पे फोन भी कर सकते हैं। हम आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी इतनी जगह से, इतने मतलब देश के विभिन्न कोनों से आप सवाल पूछ रहे हैं और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। तो हम बात कर रहे थे यूनानी सभ्यता, इसकी यूनानी सभ्यता की, ग्रीक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम यहीं से देखते हैं कि सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर को सब जानते हैं, सिकंदर द ग्रेट, वो भी यहीं से थे, और उन्होंने जो था बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और यूरोप से बाहर जाकर उन्होंने सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, अफगानिस्तान, और यहाँ तक के उन्होंने मध्य एशिया तथा पूर्वी पश्चिमी भारत के हिस्सों को भी जीत लिया। इस तरह यूनान के विचार जो हम देखते हैं कि पूरे विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में फैल गए। सिकंदर महान जो थे 33 साल की उम्र में उनकी मतलब डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनका साम्राज्य का छोटे छोटे टुकड़ों में कई हिस्सों में बढ़ गया। बाद में रोम वासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। अब हम करेंगे रोमन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रोमन सिविलाइजेशन में जो है, रोम नगर मध्य इटली में टाइबर नदी के तट पर बसा है। रोम वासियों ने एक गणराज्य की स्थापना की। रोमन गणराज्य का संचालन जो था सीनेट करता था, और इसके जो सीनेट जो था, जो बुजुर्गों का समूह था जिन्हें सीनेटर कहते थे, और ये 2000 ये ईसा पूर्व 200 तक रोम इटली का प्रमुख शक्ति बन गया था। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना
रास्ता स्वयं चुने। अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम मकान जो है ईंटों के बने हैं, जिनमें 2 मंजिला मकान भी होते थे। घर में कुएं, स्नानगृह, नालियां जैसे देखिए हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से नालियां बनी हुई हैं। और एक्सक्यूज ये मैम, मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, विकास है हिमाचल प्रदेश से। प्रमोद जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक हिमाचल प्रदेश के एक विकास हैं, जी वो पूछ रहे हैं कि मैम क्या ये हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉप मॉडिफाइड सिविलाइजेशन था अपने टाइम का? क्या था? टॉप मॉडिफाइड सिविलाइजेशन था? ये बहुत विकसित सिविलाइजेशन थी। आप यहाँ पे देखिए कि वही मैं बता रही हूँ कि इसकी जो टाउन प्लानिंग है वो इतनी अच्छी है और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लानिंग की गई थी कि यहाँ पे 1 मंजिला 2 मंजिला हम मकान देखते हैं। आप ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आपकी स्क्रीन पे तस्वीर दिखाई दे रही होगी क्योंकि प्रॉपर नाली है। और ये जो थी मेन होल से जाके मिलती थी, उन पे जो है सिलियां रखी होती थी मेन होल पे पत्थर की, ताकि उनको जो है सफाई कर सके, टाइम टू टाइम उनकी सफाई की जाती थी। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। और एक रीजन शायद ये भी था कि शहर ऊपर से नीचे की तरफ नालियां बह रही थी, तो शायद मतलब एक दुर्ग से नीचे की तरफ तो पानी का निकासी भी अच्छी होती थी और बहुत दूर तक इनका ये सफाई की उसमें बहुत कुशल थे। और हम देखते हैं कि सड़कें जो है सड़कों पर जो है खरंजे बिछी सड़कें हैं सड़कों पर। हम देखते हैं कि प्रकाश की व्यवस्था से भी ये लोग अनजाने नहीं थे। और इसका जो सबसे वो मिलता है एक ग्रेट मतलब ग्रेट बात मोहनजोदाड़ो, ये दिख रहा है आपको, उसका फोटो है, आप स्क्रीन पे देखिए।
इसमें क्या है कि आप जैसे देखिए कि सीढ़ी बनी हुई नीचे उतरने के लिए, और आसपास कमरों के कुछ देखिए वो बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं कुछ। तो ये कमरे शायद कपड़े बदलने के लिए या लोगों के रुकने के लिए बनाए जाते होंगे। और पानी के लिए देखिए एक टैंक सा बना हुआ है, और आप सोच रहे होंगे कि उस जमाने में ये टैंक जैसे पानी रुकता कैसा था, लीक तो नहीं होता था। तो ऐसा नहीं था, इन्होंने इन्होंने जो है बहुत ही एडवांस ये लोग थे, इन्होंने एक बिटुमन कोयले का प्लास्टर उस पे प्लास्टर किया था ताकि इसको जो है लीक प्रूफ बनाया जा सके। और ये स्नानगृह जो है 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा था। एक कमरे से इसमें पानी जाने के लिए एक कमरा बनाया हुआ था, और पक्की निकासी के लिए इसमें नालियां बनी हुई थी। स्नानागार की ओर जैसे मैंने कहा कि देखिए साइड में कमरे दिख रहे हैं, और विशाल स्नानागार के पश्चिम की ओर ये जो है एक अन्न भंडार के लिए धान कोठार स्थित है। इसमें अन्न के भंडार के लिए ईंटों से बने कई चकोर खंड थे, और एक ऐसा कोठार भी मिला है जिसमें ईंटों के बने गोल चबूतरों की पंक्तियां हैं, जो शायद अन्न को मतलब कूटने के लिए या उसके लिए काम में आती हुई, जिसके जो है हमें भूसे भूसे के वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और जिसमें हमें गेहूं जौ के भूसे के छिलके मिले हैं। लोथल में ईंटों से बना एक गोदी बाड़ा भी था, जो जहाँ पे जो है ये देखिए, ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक डॉकयार्ड है, जिसको जो है जहाँ शायद जहाजों के लंगर डाले जाते होंगे या वहां से माल चढ़ाने और उतारने का काम किया जाता होगा। इस तरह से हमें वहां पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और ये बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी उस समय की, कि इन लोगों को सफाई का ज्ञान था, इन लोगों को जो है किस तरीके से रोड सेंस था, इन्होंने डॉकयार्ड भी बनाए थे। ये लोग जो थे, जब खाना जो था उसको भी संग्रह करने के लिए इन्होंने स्टोरेज बनाए थे। तो ये सब चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। और इसके साथ हम इसकी बात करेंगे कि इनकी मैम एक हेलो एक एक और क्वेश्चन है जी मिस्टर हैरी का। वो पूछ रहे हैं कि इसका मतलब कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में इतनी प्लानिंग थी या नहीं थी? जी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में इतनी जी प्लानिंग थी या नहीं थी? प्लानिंग किस चीज की नहीं थी? जो टाउन प्लानिंग वगैरह की जो बातें कर रहे हैं, जी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में था? जी, ये मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन नहीं कहते हैं, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है एक नगर है, उसका नगर जैसे हड़प्पा है ऐसे ही मोहनजोदाड़ो है। तो मोहनजोदाड़ो में भी इनके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ये कालीबंगा में हम देखते हैं कि सेम सेम चीजें दिखाई हमें देती हैं। वहां पे सब जगह इस तरह की टाउन प्लानिंग हमें दिखाई देती है। अब हम इसके समाज और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। देखिए कि डांसिंग गर्ल मिली है जो ब्रॉन्ज की है, इससे ये साबित होता है कि ये लोग जो थे मतलब ब्रॉन्ज कांसे से परिचित थे, क्योंकि ये कांसे की बनी हुई है और ये न्यूड है। और इसने देखिए, इसने ये कुछ डांस के पोस्चर में है, इसने बहुत सारी चूड़ियां पहन रखी हैं, आप देखिए हाथ में। तो इससे हम सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो है कांसे से परिचित हैं। दूसरा, हमें ये पता चलता है कि इनके जेवर के बारे में पता चलता है कि ये लोग कौन से कैसे ज्वेलरी पहनते हैं। और तीसरा ये देखिए कि ये एक डांसिंग पोस्चर में ये खड़ी है। तो ये सब चीज, इससे कहीं ना कहीं हमें इनकी संस्कृति के बारे में भी कहीं ना कहीं पता चलता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, एक देखिए हमें ये बियर्ड मैन मिला है, जिसने देखिए, आप देखिए कि दाढ़ी है इसकी और इसने आंखें बंद कर रखी हैं, एक दुशाला पहन रखा है। आप दुशाले पे देखिए कितनी खूबसूरत कारीगरी की गई है। और इन्होंने आंखें बंद करी, आधी आंखें इनकी खुली हैं और आधी आंखें इनकी बंद है। शायद ये किसी ध्यान की मुद्रा में है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इस तरह से देखिए कुछ हमें ये ऐसी वो मिली है, मोहरे मिली हैं। देखिए ये देवियों की मूर्तियां हैं, इस तरह की सील्स हैं, ये जानवरों की थोड़े छोटे छोटे वो मिले हैं। ये एक कार्ट मिली है वहां से, मोहनजोदाड़ो से, जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने वो किया है, तो वहां से एक ये कार्ट मिली है। ये देखिए इस तरह की सील्स मिली हैं कि यहाँ पे जो है कैसे कैसे मतलब चीजें हमें दिखाई देती हैं। और हड़प्पा वासी जो थे कृषि, पशुपालन, दस्तकारी और वाणिज्य में माहिर थे। ये फसलें कौन सी उगाते थे? जौ, राई, तिल और मटर। लोथल और रंगपुर में हमें धान के भी साक मिले हैं। कालीबंगा में हमें हल चलाने के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे हल से परिचित थे। इन लोगों ने कपास कपास की और रुई की भी जानकारी थी, क्योंकि हमें खुदाई से बुना हुआ कपड़ा भी मिला है। पशुओं में जो है ये गाय, बकरी, भेड़, सांड, कुत्ते, बिल्ली, ऊंट और गधे जैसे जानवरों को पालते थे। खाने में अगर हम बात करें कि ये लोग किस तरह का खाना खाते थे, तो खाने में ये लोग अनाज, मछली,
मांस, दूध, अंडे और फल खाते थे। औजार किस तरह के होते थे? तांबे के होते थे औजार, और औजार ये तांबे और कांसे के होते थे, और औजारों का ये इस्तेमाल करते जो पहले के जो पाषाण काल में यूज करते थे स्टोन एज में, उसमें तो हम स्टोन के यूज करते थे, अभी तांबे और कांसे के इस्तेमाल करते थे। फिर अगर हम ज्वेलरी की बात करें, जैसे मैंने कहा, तो सोना, चांदी और कीमती पत्थर जो ये मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से यहाँ से ट्रेड करते थे, वहां से ये पत्थर लेते थे। और रत्न, शंख हाथी के दांत के बने होते थे। और दस्तकार कौन से थे? कुम्हार थे, बुनकर थे, राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सुनार, शिल्पकार, संग तराश, ईंट बनाने वाले और ठटेरे शामिल थे। व्यापार ये था कि इनका, मैंने जैसे बताया कि आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार था, और ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ये लोग सोना, चांदी और बहुमूल पत्थर जो थे का आयात करते थे। निर्यात में जो थे कृषि उत्पादन, जैसे सूती कपड़ा, जेवरात, हाथी के दांत की बनी चीजें और दस्तकारी का सामान शामिल था। नगर में दुर्ग की उपस्थिति शासक के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। इसमें संभवतः पुरोहित भी शामिल होंगे। धर्म के बारे में हम बात करें तो धर्म की जानकारी हमें वहां से मिली, जो मोहरें मिली है उनसे प्राप्त होती है, और जो मूर्तियां मिली हैं जिसमें ज्यादातर ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये मातृ देवी के बेहद, मतलब ये उनको बेहद लोकप्रिय थे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें वहां से कुछ पुरुषों की भी मूर्तियां मिली हैं। जैसे एक पुरुष देवता है जिनकी हमें आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिनकी हमें मूर्ति मिली है। एक मोहर है जिस पर आकृति बनी है, जिसमें एक पुरुष के सर पर भैंसे के सिंह का मुकुट है। आप स्क्रीन पे अपने देखिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये जो यौगिक मुद्रा में बैठा है, और इसके आसपास कई पशु हैं। अनेक विद्वान इसे कहते हैं कि ये शायद पशुपति यानी कि पशुओं के देवता के रूप में इन्हें देखते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें ऐसा नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि ये पशुपति नहीं है। एक सींगों वाले देवता की भी हमें मूर्ति मिली है। तो उसमें जो है, उसमें ये दिखाया गया है कि बाल उसके हवा में उड़ रहे हैं, और वह जो है नग्न है, पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच खड़ा है। और उसमें हम देखते हैं कि एक उपासक घुटनों के बल उसके समक्ष बैठा है, जिसे पेड़ों की उपासना का पता चलता है। हड़प्पा वासी लिखना जानते थे, जैसा मैंने कहा कि सबने अपनी अपनी स्क्रिप्ट जो थी खोज ली थी, लेकिन लिखना तो वो जानते थे। लेकिन उनकी लिपि में हमें 400 अक्षर मिलते हैं, 400 चिन्ह मिलते हैं, सॉरी, जो दाएं से बाईं ओर लिखी है। पर इसे अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि उस लिपि में आखिरकार लिखा क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम उस लिपि को डिसाइफर नहीं कर पाए। तो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हमारी सब जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है उनके बेस, इनके ऊपर ही बेस है। ये कुछ सील्स मिली है हड़प्पा से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक ये मदर गॉडेसेस की मूर्ति मिली है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, मदर गॉडेसेस की मूर्ति है। किस तरह से पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। हमें ये सब चीजें हड़प्पा की खुदाई से ही हमें मिलती हैं। ये पशुपति की जो मैंने दिखाई थी वो मूर्ति है। तो ये हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। तो नगर योजना पे तो हम बात कर ही रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उसके पतन के ऊपर, क्योंकि अगला जो सवाल है वो ये है कि इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन है उसका पतन कैसे हो गया। कैसे, मतलब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का जो है पतन हमें देखने को क्या, मतलब क्या रीजन रहा जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का पतन हो गया। तो इसके पतन के वैज्ञानिक कई जो विद्वान है कई रीजन बताते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद आर्यन जो है इसका मेन रीजन थे, कि आर्यों की वजह से जो है इस सिविलाइजेशन का पतन हो गया। लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आर्यन मतलब इनके पतन पहले हो गया, आर्यन ठीक के है, जो ठीक हम है, देखते हैं ठीक कि है। वो बाद में आते हैं। तो ये कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। और कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, ये एक हद तक ये ठीक हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आई, बाढ़ आई होगी, भूकंप आए होंगे, नदियों में सूख गई होंगी, जो उनकी जीवन का मुख्य चीजें थी। जैसे नदी से उनका जीवन, कृषि चल रही थी, पीने के लिए पानी था, बहुत सारी चीजें, नदियां सूख गई होंगी। मिट्टी की हो सकता है जो जिसपे कृषि आधारित सभ्यताएं थी, हो सकता है मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो गई हो, या फिर रेगिस्तान का फैलाव ज्यादा था जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का अंत, पतन हुआ होगा। या कुछ एक ही राय है कि मेसोपोटामिया से व्यापार कम हो गया, व्यापार कम होने की वजह से भी जो है इनकी ये सभ्यताएं जो है खत्म हो गई। लेकिन अभी भी मतलब ये कह पाना कि क्या रीजन रहा वो अभी भी, क्योंकि जब तक हम लिपि नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें उसका पता या फैक्चुअल, मतलब या कह पाना पूरी तरीके से कि क्या रीजन है, वो तभी पता चल पाएगा जब हम उसकी लिपि को डिसाइफर कर पाएंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। और लेकिन एक बात है कि ये सिविलाइजेशन
का जब खत्म हुई, तो उसके बाद कम से कम मतलब एक साक्षर और शहरी जीवन भारत में कम से कम 1000 साल से ज्यादा समय के लिए लुप्त हो गया। तो आप मतलब देखिए कि कितनी बड़ी सभ्यता थी, और ये सभ्यता किस तरीके से हम देखते हैं कि खत्म हो जाती है, और क्या रीजन रहे, कोई बीमारी फैली या क्या रहा, ये कोई रीजन अभी भी क्लियर नहीं है। क्योंकि जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के ऊपर बेस है और आर्कियोलॉजिकल रिमेन के ऊपर बेस है, रिमेन्स के ऊपर बेस, जैसे जो भी हमने कहा कि वो मातृ देवी के पुजारक थे। अब इसके बाद अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम लौ युगीन सभ्यताओं पर चर्चा करेंगे। ये क्योंकि लौ युगीन सभ्यताएं हम बाद में पढ़ेंगे, हमने आज का जो डिस्कशन है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और आयरन एज सिविलाइजेशन पे रखा है। ब्रॉन्ज एज में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता, हमने जो है भारत की सभ्यता जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो है सबसे बड़ी सभ्यता है हमारी भारत की, इसलिए हमने जो है डिटेल में पढ़ा, ये पहली नागरिक सभ्यता थी। हमने मिस्र की सभ्यता में पढ़ा, हमने चीन की सभ्यता को समझा। अब हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मैम एक ब्रेक। हेलो हेलो मैम, हाँ अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एक ब्रेक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लर्नर का है। जी जी बताएं। अभिनव का, वो पूछ रहे हैं, शायद इससे रिलेटेड नहीं है, जी कि व्हाट वाज द टूल यूज्ड बाय दिस अर्ली पैलियोलिथिक मैन। अच्छा, अर्ली पैलियोलिथिक मैन किस तरह का टूल यूज करते थे? मैंने बताया कि जो स्टोन एज की ही एक ये स्टेज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये 3 स्टोन एज की एज है। और पैलियोलिथिक में भी अर्ली पैलियोलिथिक है, फिर मिडिल है, फिर लोअर है। तो पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 स्टेज हैं। तो जो वो लोग टूल इस्तेमाल करते थे वो क्या टूल्स थे? वो एक तो हाथ की कुल्हाड़ी थी, दूसरे गडासा था, और काटने वाले टूल्स यूज करते थे, और ये सब बड़े बेढंगे से होते थे। और बाद में और ये सब पत्थरों के बने होते थे। इसकी एक विशेषता ये है कि सब औजार जो है पत्थरों के बने हुए हैं, थोड़े बेढंगे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम न्यूलिथिक तक आते जाते हैं तो देखते हैं कि औजार शार्प हो जाते हैं। शायद आपको अपना सवाल का जवाब मिला होगा।